हेलो बच्चों, नमस्कार और एज यूजुअल भालो तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ईटीपी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर ये वीडियो कब आएगा, जल्दी से डाल दीजिए सर, पढ़ना है और बहुत सारी चीजें। तो आपकी इंतजार हुई खत्म। अब हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट, जिसमें मैं बता रहा हूं सारे सब्जेक्टिव शॉर्ट्स नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखे जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पढ़ना है अपॉर्चुनिटीज कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एन अपॉर्चुनिटी। अवसर क्या है, इसके प्रकार क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है अपॉर्चुनिटीज। तो बातों को समझे। अपॉर्चुनिटीज लास्ट क्लास भी हम लोग पढ़ चुके थे। अपॉर्चुनिटीज होती क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। देखो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके डोर को नॉक करती है। नॉक योर डोर, ठीक है, आपके दरवाजे को हमेशा वो खटखटाती है। लेकिन कुछ लोग इसको पहचान पाते हैं और कुछ लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोग डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट मतलब आलसी। कुछ इसको पहचान के एब्जॉर्ब करके इसमें काम करते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते, अच्छा कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था, जैसे हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो। कुछ लोग इसको देख लेंगे, पूरा देख लेंगे, और कुछ लोग देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, और हो सकता है यही सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो आप लोगों का अपॉर्चुनिटी वहां पर होगा कि अरे ये हम देख लेते तो अच्छा होता। तो याद रखो कि अपॉर्चुनिटी मींस मतलब हमारा अवसर। हर एक जगह अवसर आपको मिलता है, हर एक जगह। बस ये है कि आप उसको पहचान कैसे सकते हो। तो पहचानने के लिए हम लोगों को उसको स्कैन करना पड़ता है। याद रखोगे, मार्केट स्कैनिंग मतलब पूरे मार्केट को सर्च करना कि वहां हो क्या रहा है और उससे अपॉर्चुनिटी खोज निकालना। तो अवसर हर का एक का डोर जो है वो नॉक करता है। कुछ इसको पहचानते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, कुछ इसको नहीं पहचान पाते और इसका लाभ नहीं उठा पाते। दूसरा पॉइंट कहता है काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी मैंने बताया भी था कि दो तरह की होती है। एक है एग्जिस्टिंग मतलब विद्यमान, और दूसरा क्या होता है क्रिएटेड मतलब निर्मित। एक पहले से विद्यमान होता है जैसे जूता, कपड़ा, जिसको हम लोग को खोजने की जरूरत नहीं है, पहले से अपॉर्चुनिटीज है। मैंने बताया भी था, कपड़े का फैशन चेंज कर दो, जूता का कलर चेंज कर दो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। समझ में आ गई बातें? ये आपका अपॉर्चुनिटी है, ये ऑलरेडी विद्यमान है। और क्रिएटेड मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज लाना, मतलब नया नया कुछ इन्वेंशन करना, न्यू न्यू आइडियाज लाना। इसमें आती है टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग वहां पर कोई आपकी जो चीजें हैं वो आपकी विद्यमान नहीं है, पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें हमने नया बनाया, नया क्रिएट किया। तो दो तरह की अपॉर्चुनिटी है, एक तो पहले से रहती है और एक बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एक हो गया आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट और एक हो गया निर्मित। ठीक, इसमें आगे आपको पढ़ना क्या है सर? इसमें आगे हम लोगों को पढ़ने देना है फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। आपको लिखना क्या है? एबिलिटी टू परसीव, समझ की शक्ति, इंसाइट इनटू द चेंज, नॉलेज अबाउट द कंपिटिटर्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन क्वालिटीज। याद रखोगे, मैं एक एक चीजों को डील करता हूं शॉर्ट में। एबिलिटी टू परसीव, समझ की शक्ति। समझ की शक्ति मतलब सारे लोगों में समझ थोड़ी बहुत तो होती है कि भाई ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट इज दैट कि आप अपॉर्चुनिटी को देखो, समझो, पहचानो और घर में जाकर सो जाओ। नहीं सर, आप देखो, समझो और उस पे अचीव करो, आप उस पे काम करो, तभी जाकर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदा देगी। अगर आपने उसको पहचान लिया लेकिन आगे उससे काम नहीं किया, कोई यूजेस नहीं लिया, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कोई फायदा नहीं करेगी। तो समझ की शक्ति में यही बताता है कि उसको पहचानो, देखो, समझो और उस पर काम करो, पहला अपॉर्चुनिटी। दूसरा, इंसाइट इनटू द चेंज, परिवर्तन पर नजर बनाए रखना है कि आपका चेंज क्या क्या है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पर बारीकी से नजर रखना है, एकदम गिद्ध की तरह, चील की तरह, ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। कहीं भी परिवर्तन हुआ आप वहां पर अपॉर्चुनिटी खोज लो, कहीं भी कोई चेंज हुआ आप उसमें अपॉर्चुनिटी खोज लो। नेक्स्ट कहता है नॉलेज अबाउट द कंपिटिटर्स। हमेशा अपने कंपिटिटर्स पर ध्यान रखें। क्या है? प्रतियोगियों की जानकारी। आपका कंपिटिटर्स कर क्या रहा है, क्योंकि उसके जितने भी डेमेरिट्स होंगे वो सारे आप अपने मेरिट्स बना सकते हो। एक आपका दुकानदार है जो आपका पड़ोसी है, आपका प्रतियोगी है, आपका कंपटीटर्स है, वो सामान जब बेचता है ना तो कस्टमर्स को सस्ता तो बेचता है लेकिन चिक करता है। चिक इन द सेंस बहुत ही वो रफ वर्ड का यूज करता है, बहुत लेट करता है, क्योंकि वो पैसा कम दे रहा है, उसको पता है कि सारे कस्टमर उसके पास आएंगे। आप उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए कि भाई उसके जो डिमेरिट्स है वो चिक करता, आप कस्टमर से प्यार से बात करो। वो लेट करता है सामान देने में
क्योंकि वो सस्ता बेचता है इसलिए कस्टमर्स के पास जाते हैं। आप जल्दी से सामान दे दो, कोई आया कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स को आजकल टाइम नहीं होता है। आप लोगों के पास जैसे टाइम नहीं है, लास्ट में बस थोड़ा सा वीडियो देखना है, पूरा भी नहीं देखना है और चले जाना एग्जाम देने। तो सर याद रखोगे इसके डिमेरिट्स को हम लोग क्या बना लेंगे, अपना मेरिट्स बना लेंगे। हम सामान एट द टाइम तुरंत देंगे ले जाकर, तो कस्टमर देखेगा कि जब यहां पर टाइम टू टाइम तुरंत मिल रहा है सामान, ये दुकानदार भी अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो 2 रुपया तुम ज्यादा ही ले लो लेकिन सामान तुरंत दे दो, तो हमसे वो लेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कंपटीटर उसके डिमेरिट्स को हम अपना क्या करेंगे, मेरिट्स बना लेंगे। समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लिए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लिए, उसमें से भी इंपॉर्टेंट, तो जितना बड़ा डेटा रहेगा उतना ज्यादा आपको सटीक और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और कम डेटा है, थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया, आजा एक क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, बस उससे ही डेटा निकाल लिया, तो आपका अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं रहेगा। तो याद रखो ये कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हो। एंड द लास्ट वन इज इनोवेशन क्वालिटी। कुछ नया करो, दूसरों से कुछ नया करो। समझ में आ गई बातें, तो ही आप जाके अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। जैसे एग्जाम में तो सब पढ़ के जाते हैं, सर हम बिना पढ़े चले जाते हैं, कुछ नया कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? मेरे होनहार बच्चों, बोलते क्यों नहीं? बिना पढ़े जा रहे हैं सर, कुछ नया करने के लिए आप ही ने कहा था ना। समझ में आ गई बातें, तो इतना भी नया ना कर दे, नहीं तो आपका रिजल्ट भी नया आ जाएगा, पूरा व्हाइट। ठीक है, तो ये थी हमारी अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास चल कैसा रहा, हमारा मार्केट कैसा है, कंपिटिटिव मार्केट है या सोल प्रोप्राइटरशिप मार्केट है या कैसा है। हम लोग को सारी चीजों को स्कैन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिसके लिए बना है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, हर एक चीज को। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट को स्कैन करना पड़ता है, आपके इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है, ताकि आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को पहचान कर अपॉर्चुनिटी तलाश पाए। समझ में आ गया? तो मार्केट स्कैनिंग करना बहुत ही जरूरी है एक एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, पूरा स्कैन करके हमें अपॉर्चुनिटी का पता लगाना, जो 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। टाइप्स ऑफ, देखिए क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपका, क्वेश्चन आ सकता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इसके टाइप्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो वातावरण अध्ययन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से कारक हैं जिसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझोगे इसके कारक 2 हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सर, आंतरिक, इंटरनल, अंदर में। ठीक है, लैंड, लेबर, प्रोडक्शन, बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे सर? मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए जमीन तो जरूरी है, लेबर्स तो जरूरी है। हाँ सर, अगर लेबर्स अच्छे होंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेबर्स अच्छे नहीं है तो आपका प्रोडक्ट खराब होगा। जमीन कम पड़ रही है तो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, जमीन आवश्यकता से ज्यादा अधिक है तो भी आपका लॉस है, क्योंकि आपका कॉस्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब लोगों से काम करवा रहे हो या मशीन से काम करवा रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग, आपके पास एप्रोप्रिएट बिल्डिंग है कि नहीं, गोडाउन है कि नहीं रखने के लिए, वो सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एक एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को स्कैन करना है। ठीक है, ताकि आप अंदर की चीजों को समझ पाएं। जैसे ही हम अंदर की चीजों को समझ पाते हैं, हम फिर जाते हैं बाहर। अब बाहर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो हमारे मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा है। इकोनॉमिकल, सस्ता, सबसे सस्ता हम लोगों का इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी में चाहिए क्या क्या नीड्स है, हम उसको फुलफिल करेंगे। सोशल, समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर भी बिजनेस को इफेक्ट किया जाता है, तो समाज चाहता क्या है, समाज के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएं। समझ में आ गई? जैसे मान लो कि हमने बना दिया विमल पान मसाला, तो सामाजिक तौर पर तो हम नहीं बोल सकते ना कि लो भैया खाओ विमल पान मसाला खाओ और सबको ही खाओ, बच्चे खाओ, बूढ़े खाओ, ये ताकत स्ट्रांग बनाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए एक बुद्धिवर्धक चूर्ण है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो सामाजिक तौर पर भी ये नहीं है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रही है, अगर हम लोग मोबाइल की कंपनी है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे कि टेक्नोलॉजी चेंज क्या हो रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम लोग भी अपनी तुरंत टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे या उनसे अलग नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। फिर कंज्यूमर, कैसा कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, थोड़े से पैसे में ज्यादा या कम पैसे में क्वालिटी अच्छा या क्वालिटी खराब। देखिए मार्केट बहुत तरह का होता है, एक होता है गांव साइड एरिया, एक होता है शहरी एरिया। अब जो सामान बेचना है दोनों जगह एक जगह नहीं बेच सकते। जैसे अगर मैं चिप्स बेच रहा हूं, समझ लो पोटैटो चिप्स, ठीक है, तो अब पोटैटो चिप्स मैं बेच रहा हूं, तो अगर शहरी क्षेत्र में मैं जाऊंगा तो वहां क्वालिटी खोजते लोग,
लेस लेस अगर 5 रुपए का खाओगे तो 4 पीस निकला, सिर्फ 4 पीस गिन कर आता है, 1 रुपया से भी महंगा 1 पीस है। लेकिन वहां क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, टेस्ट चाहिए। वही चीज अगर मैं गांव में बेचने जाऊं तो उनको 5 रुपया में इतना सारा चाहिए, ना कि 4 पीस चाहिए। तो आपका डिफरेंट है प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना। तो हमेशा एरिया वाइज, कंज्यूमर वाइज आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना ही है, वो आपको याद रखने हैं। सप्लायर्स, अगर सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा तो क्या आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे? नहीं सर। तो वो भी देखना है कि दूसरे लोगों को कौन सप्लाई कर रहा है और हमें कौन सप्लाई कर रहा है, क्या वो कंटिन्यू सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट कैसा है, और लीगल चार्जेस कैसे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बना रखी है, इस पर भी ध्यान देना है। समझ में आ गई बातें? तो ये था हमारा पूरा का पूरा मार्केट स्कैनिंग। चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है बाजार मूल्यांकन। अब हम लोग बाजार को समझेंगे। सर हमने तो समझ लिया कि एटीपी में हम लोग को मार्केट इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना है और इन्वायरमेंट स्कैन करके हमें समझ जाना है कि वहां अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब हम लोग स्कैन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है मार्केट को। तो मार्केट को जांचना, चेक करना ही हमारा मार्केट असेसमेंट मतलब बाजार मूल्यांकन कहलाता है। तो सर मार्केट में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग का डिमांड कितना, हम लोग का सप्लाई क्या है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, समझ में आ गया पहला। दूसरा देखेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपटीटर्स कितने हैं। तो पहला पॉइंट लिख लोगे, डिमांड एंड सप्लाई पे ध्यान रखना है। दूसरा अपने कंपटीटर्स पे ध्यान रखना है, कौन कंपटीटर्स कैसा क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर पेन वाले हैं तो पेन वाले कितने कंपटीटर्स हैं मेरे, और वो कौन सा पेन बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो देख लेना है। आगे क्या देखना है, कॉस्ट एंड प्राइस। उन लोगों का कॉस्ट कितना है और हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखें, ठीक है। समझ रहे हो? तीन चीजें मैंने बताई, पहले डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा कंपटीटर्स क्या है, और तीसरा वो प्राइस कितना रख रहे हैं। सोचो, देखिए नॉर्मल एग्जाम में जब लिखने जाओगे तो नॉर्मल सोचोगे कि अगर हम मार्केट को सर्च करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका मार्केट में डिमांड कितना है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हमारे कंपटीटर्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, उस कंपटीटर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पर बेच रहे हैं। तीसरा हो गया प्राइस। समझ में आ गई? इसको करने के बाद हम लोग देखेंगे सप्लायर्स। उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले लोग कितने हैं, कितने लोग सप्लाई और किसको किसको कहां से कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हो गया सप्लायर। उसके बाद सर क्या देखेंगे हम लोग, मार्केट में इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए, बेचने वाले लोग होते हैं ना, क्योंकि बीच वाले, जैसे फैक्ट्रीज में गुड्स बना और कंज्यूमर तक पहुंचा, इसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गए, ये सारे लोग होते हैं। तो किसके किसके थ्रू होकर जा रहा है, इन चीजों को भी हमको स्कैन करना पड़ेगा मार्केट के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे लीगल प्रोसीजर, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी है, पॉलिटिकल कैसा है, सामाजिक तौर पर कैसा है, जो मैंने आगे भी डील कर रखा था। तो वो सारे पॉइंट्स भी आप इसमें इनबिल्ड कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, मार्केट असेसमेंट। समझ में आ गई बातें? चलिए इसमें और क्या समझ लेंगे, डिमांड फॉरकास्टिंग। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो मैंने बताया डिमांड क्या है, इसमें पढ़ना है डिमांड फॉरकास्टिंग, मतलब डिमांड भविष्य में कितना होगा। मैंने भी बताया ना, प्रोडक्ट में बनाऊं तो कितना बनाऊं, कितने लोग हैं जो मांगेंगे। तो हम लोग जब डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं, मतलब हम लोग मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं कि मांग कितनी होगी आगे, उसको हम लोग डिमांड फॉरकास्टिंग कहते हैं, ठीक है, कि किसी प्रोडक्ट का डिमांड आगे कितना होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये वस्तुओं और सेवाओं हो या इंटरप्राइज हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने लिख भी दिया है। आपको याद कैसे रखना है, तो लिखना है कि एक एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस स्टार्टअप करने वाला, रिस्क लेने वाला, एक बिजनेसमैन को सबसे पहले बिजनेस, और यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है जब वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो पहला है मार्केट असेसमेंट, मैंने बताया बाजार को। तो सबसे पहले अगर हम पेन बना रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे बाजार कैसा है, ठीक है, हम लोग बाजार को समझेंगे और बाजार का मूल्यांकन करेंगे। तो पहला हम लोग करेंगे मार्केट असेसमेंट। दूसरा क्या करेंगे, प्रैक्टिकली, ठीक है, व्यवहारिकता। हम लोग देखेंगे कि ये जो पेन है हमारे प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में कितना यूजफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, आप लोग इसको कमेंट करो।
आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे लगेगा हाँ ये यूजफुल है, तो मुझे और अच्छी बनाने चाहिए। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, देखते हो और छोड़ देते हो, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगेगा कि ये आपके लिए यूजफुल तो है नहीं, मैं बार बार बेकार में बना रहा हूं, आप लोग देख भी नहीं रहे हो और इससे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो ये अननेसेसरी चीजें हैं। तो प्रैक्टिकलिटी देखिए कि वहां पर हमारा जो गुड्स है वो प्रैक्टिकल आपके लाइफ में इफेक्ट करता है या नहीं करता है, कितनी जरूरत है आपको, जैसे इस वीडियो की कितनी जरूरत है, या प्लीज बताओ, तब मुझे पता चलेगा और मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए और अच्छा बना पाऊंगा। समझ में आ गई बातें? तो दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा हमारा फैक्टर्स देखना है कि ये कितना प्रैक्टिकल है हमारे लाइफ में। तीसरा कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो जो हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में उसका दाम कितना है बाकियों के मुकाबले, क्या वो ज्यादा महंगा है या ज्यादा सस्ता है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में कितने कॉस्ट का आएगा। फिर देखना है कंपटीटर्स, ये पेन बनाने वाले कितने लोग हैं मार्केट में, कंपटीटर्स कैसे हैं, वो कैसा हम लोग काम कर रहे हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है। फिर देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पेन बनेगा किससे सर, प्लास्टिक से, ऐसा तो नहीं है आगे चलकर प्लास्टिक बंद होने वाला है, या रॉ मटेरियल हम लोगों को इजी वे में नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग लकड़ी का फर्नीचर बना रहे हैं तो हो सकता है आगे लकड़ी बंद हो जाए, तब क्या किया जाए, उसके कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि नहीं, हम लोग उसको भी तलाशेंगे। जैसे अगर हम लकड़ी से नहीं बना पाते तो हम लोहे से बनाएंगे, एल्युमिनियम से बनाएंगे, या कोई और अदर मेटल से बनाएंगे। तो ये हम पहले से देख लेंगे कि दूसरी चीजों से वो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता हम लोग ध्यान में रखेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट, अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हम लोग को ये भी देखना है कि आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं हमने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं कर रखा है, तो तकनीकी पहलू पर भी ध्यान देना है। समझ गए? एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट, ये हमको कितना प्रॉफिट देगा। अगर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बिजनेस में करें तो हो सकता है उससे ज्यादा प्रॉफिट दे, तो क्या ये मेरे लिए सही गुड्स है, या हम लोग हमारे बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी देगा या नहीं देगा। तो इन बातों पर ध्यान रखना है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखने में बहुत हेल्प होगा। मैंने समझा दिया, अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो अगर आएगा उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें, फैक्टर्स कंसीडरिंग व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो, 2-4 पॉइंट और बुक से देख लोगे, कम से कम तो इतना लिख दोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइज। हमें क्या उपक्रम का चुनाव करते समय, देखिए पिछली बार हमने पढ़ा था प्रोडक्ट गुड्स का, अब हम बिजनेस का, कौन सा बिजनेस करें, किस टाइप का बिजनेस करें, हम पार्टनरशिप करें, हम कंपनी करें, सोल प्रोप्राइटरशिप करें, या किस टाइप का बिजनेस करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान रखें। किन चीजों पर ध्यान रखें सर? पहला इजी फॉर्मेशन, सबसे पहला ध्यान रखें कि कौन सा बिजनेस, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा रेट टैपिज्म नहीं चाहिए, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, मुझे इजी वे में स्टार्ट करना है, मतलब आज रात में सोचे कल स्टार्ट हो जाए, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बढ़िया है, आप तुरंत खोल सकते हो। क्योंकि कंपनी खोलोगे तो उसमें लीगल प्रोसीजर है, लाइसेंस लेना होगा, बहुत सारे कानूनी कार्रवाई होते हैं। तो इजी फॉर्मेशन, सबसे पहला हमें ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए बिजनेस जो इजी टू स्टार्ट हो। ठीक, दूसरा क्या कहता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं इस बिजनेस में, काम कैसा होगा, किस टाइप का काम होगा, हमें उन बातों को ध्यान में रखना है कि व्यावसायिक क्रिया के प्रकार कितने हैं, कितने तरह का हम लोगों को बिजनेस का एक्टिविटीज करना है। डायरेक्ट कंट्रोल, क्या हम चाहते हैं कि हमारा पूरा कंट्रोल रहे, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर आप नहीं चाहते हैं, चलो ठीक है कोई ले जाए, तो पार्टनरशिप भी है कि मिलजुल कर काम करेंगे। अगर आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं हम अकेले बिजनेस चला सकते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम मुझे अकेले से नहीं होगा, तो हम कंपनी भी खोल सकते हैं या पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं। तो तीसरा देखना होगा डायरेक्ट कंट्रोल है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कहां बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहां खोल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किसके लिए है, समझ में आ गई बातें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं जिम के लिए इक्विपमेंट्स बनाता हूं, ठीक है, जिम करने के लिए, तो अब वो इक्विपमेंट्स मैं गांव साइड एरिया में बेचूं, तो गांव साइड एरिया में तो लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं, उनको जिम की इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, वो पैदल चलते हैं। यहां शहर में क्या होता है ना कि लोग पैदल नहीं चलते हैं, तो उनको सारी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो वहां पर ये सारी चीजें क्या होगी, आपकी यूजफुल नहीं है। तो याद रखोगे एरिया ऑफ ऑपरेशन, हम लोग कर कहां रहे हैं, कहां। अच्छा, दूसरा ऐसा पॉइंट्स फैक्ट्रीज जहां डालनी है वहां आपको रॉ मटेरियल इजी वे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, वहां पर अगर हमारा गुड्स बनकर तैयार हो गया तो ऐसा भी ना हो कि सड़क ही नहीं है, क्योंकि हम ले कैसे जाएंगे, समझ गए। अच्छा, वहां से स्टेशन नजदीक होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास पैसे कितने हैं, ये भी आप सोच रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज खोलने के लिए और आपके पास 100 रुपए नहीं है, तो कहां से खुलेगा। तो आप अपना कैपिटल भी देख लो कि कितने कैपिटल है आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस स्टार्टअप करो। नेक्स्ट क्या कहता है, सीक्रेसी,
आपका आपके बिजनेस में अगर ऐसा तो नहीं है कि बातें सीक्रेट रखनी बहुत जरूरी है, अगर कोई जान गया तो फिर वो रिवील हो जाएगा और दूसरे लोग भी उसको कॉपी कर लेंगे। तो वैसे समय पर आपको फिर क्या बनाना है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रखनी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कुछ खाने के लिए बनाते हो, कुछ फूड आइटम बनाते हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि उसमें क्या क्या डालते हो किसी को नहीं पता। तो अगर इसमें सीक्रेसी रखने की बात है तो आप क्या बनाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, आप इसको बाहर रिवील नहीं होने दोगे। और ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सबको पता ही है कि क्या डलता है, जैसे ये पेन, इसमें तो पता ही है क्या प्लास्टिक है, इसमें कलर है, इंक है, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम लोग को जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट रखने की जरूरत है। तो आप ये भी देख लो कि आप जो बिजनेस सेलेक्ट कर रहे हो उसमें सीक्रेसी की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो सोल प्रोप्राइटरशिप करो, और जरूरत नहीं है तो कंपनी खोल सकते हो, पार्टनरशिप खोल सकते हो। नेक्स्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब आपको देखना है कि बिजनेस जो कर रहे हो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कितना है, गवर्नमेंट कितना कर रही है। जैसे मैंने बताया ना सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, अकेला बिजनेस एकाकी व्यापार करते हो, तो आपको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन वही अगर आप कंपनी खोलते हो तो बोलेगी पहले नाम रजिस्टर करवाओ, दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रार से साइन करवाना पड़ता है, तो लाइसेंस लेनी पड़ती है, तो बहुत सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो जब भी हम अगर एक बिजनेस इंटरप्राइज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लें आप लोग, और अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या पढ़ ले, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेने हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट पढ़ लोगे, मैंने बताया भी था जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम लोग कहां पर बनाएंगे, दोनों बिजनेस हमने सिलेक्ट कर लिया कि चलो हम लोग को पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, हम लोग पेन का बिजनेस बनाएंगे। अब आता है प्रोजेक्ट, इस पे पूरा समरी तैयार करना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सारे प्रोसीजर को रिटर्न कर लेते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो सब चीजों को लिख लेना एक कॉपी में या पेज पर या पेपर पर, हम लोग जब रिटर्न कर लेते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है, और वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। तो इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ लोगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसका, और उसको जब हम लोग वर्बली लिख लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है, जिसमें सारी समरीज रहती है हमारे बिजनेस इंटरप्राइज की। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पढ़ लेने हैं, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा आप लोगों का। प्लानिंग पढ़ लेना है, जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है, प्लानिंग क्या होता है, उसके लिमिटेशन क्या है। तो आपको पता ही है प्लान क्या होता है, एक गुड प्लान क्या होता है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर्स के लिए करते हैं, तो पता ही है कि आगे हम लोगों को करना क्या है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये प्लानिंग है। हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, हम लोग को गोल अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ता है, तो ये सारा प्लानिंग पढ़ लोगे, उसके फीचर्स पढ़ लोगे और उसके लिमिटेशन पढ़ लोगे। लिमिटेशन में क्या होता है, क्योंकि प्लानिंग रिजिड होता है, प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते बार बार। जैसे मैंने बताया था अभी हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, क्या, पेन बनाने का। अब पेन बनाने का मशीन सारा लगा दिया, हम लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब बीच में प्लान चेंज हो गया, नहीं आइसक्रीम बनाएंगे। तो क्या पेन वाली मशीन में दूध डालेंगे तो आइसक्रीम बन जाएगा? नहीं सर, वो नहीं बन सकता। तो याद रखोगे ये इसका लिमिटेशन है कि जिसकी और बढ़ चुके हैं अब हम पीछे नहीं आ सकते, अब हमको आगे उसी में बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो यहां पर आता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसको बहुत अच्छे से देख लोगे, और प्लानिंग बहुत अच्छे से देख लोगे। प्लानिंग तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, तो इसके फीचर्स और इसके लिमिटेशन पढ़ लोगे। प्लान पढ़ ही चुके हैं, मैं ज्यादा इसको डील नहीं करता हूं। ठीक है, अच्छा और क्या पढ़ लेना है सर इसमें? प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बताया, परियोजना प्रतिवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना प्रतिवेदन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ लेने हैं सर? कैपिटल में पढ़ लेना है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैंने फिक्स्ड कैपिटल बताया था, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी चीजें लगाते हैं वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे मशीन को खरीदने के लिए, प्लांट को खरीदने के लिए जो भी हम लोग पैसा जुगाड़ कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल डे टू डे लाइफ में, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, आप इसको ध्यान से देख लोगे। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर पढ़ना है। और सर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में कोष प्रवाह विवरण। तो पढ़ना इसमें क्या है सर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। ठीक है, इसके मेरिट्स और लिमिटेशन, मतलब लाभ को लिखना है और इसके लिमिटेशन सीमाओं को भी लिखना है। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात, और
फंड फ्लो का अगर आप देखना चाहो तो उसका स्पेसिमेन जिसको होता है ना, जिसको स्पेसिमेन भी कहा जाता है, आप लोगों को वो फॉर्मेट देख लेना है कि फंड फ्लो बनता कैसे। देखिए नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन कभी कभी बाय चांस दे दिया जाता है फंड फ्लो का आपका फॉर्मेट बनाने के लिए। तो एक बार फॉर्मेट आप बुक से देख लोगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर नहीं मिला, आप भेज दो, तो मैं भेज दूंगा। समझ में आ गई बातें? तो फंड फ्लो का फॉर्मेट देख लोगे। अब इसमें क्या पढ़ लेना आपको, मेरिट्स। मेरिट्स क्या है सर? जैसे एसर्टेन इन द चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इससे पता लगाया जाता है कि कार्यशील पूंजी में कितना हम लोगों का अंतर पाया गया है, या उसका परिवर्तन का पता लगाना कि हमारा जो फंड्स आया था और फंड्स गया था उसमें डिफरेंसेस कितने हैं, और वो कितना आया और कितना गया, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा, एसर्टेन द फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि फंड कहां से आया, ठीक है ना, उसके फंड्स आने के क्या क्या रिसोर्सेस थे। तो व्यवसाय में संचालन के कोष का पता लगाना। फिर कोष के स्रोतों का ज्ञान, एसर्टेन द क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, कहां से पैसा आ रहा है, या एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहां कहां को पैसा जा रहा है। जैसे मैंने बताया भी था, पैसा कहां से आ सकता है, शेयर्स को इशू करके, डिवेंचर को इशू करके, लोन लेकर, बॉन्ड्स को इशू करके, ये सारी चीजें हैं, या डिविडेंड रिसीव करके। समझ में आ गई? या एनपीओज में मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन वगैरह जो आता है उससे हम लोगों को पैसा, तो ये सारे फंड से आने के। अच्छा जाएगा सर कहां कहां, तो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर, हम उसको अगर रीपेमेंट कर दें तो, या फिर हम लोगों का नॉन करंट कोई भी एसेट जो है वो परचेज कर ले, खरीदे तो पैसा गया, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीद ले तो, या ड्राइंग हो गया, या पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, इससे पैसा गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता लगती है, तो इसके मेरिट्स हैं। समझ में आ गई बातें? अच्छा सर, अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके लिमिटेशंस को भी बता दीजिए। तो इसका लिमिटेशन है पहला, लैक ऑफ बेसिस इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, आधारभूत सूचनाओं का अभाव। ये ओवरऑल बताता है कहां कहां से है, इसमें बेसिक चीजें नहीं बताई जाती है, ये बेसिक चीज कैश फ्लो में बताया जाता है एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीजों का अभाव होता है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ पास्ट डेट, भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण, ये पहले जो हो चुका है उसको हम लोग बनाते हैं, आगे भविष्य के बारे में क्या होगा या उससे क्या हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया था, कितना बचा था, वो हम लोग बनाते हैं। तो इसकी सीमाएं है, पास्ट का बना सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ नॉन फंड आइटम्स, क्योंकि इसमें फंड जितना है हम लोग फंड को ही देखते हैं, तो नॉन फंड जो गैर आपके कोषीय मद है उसको हम लोग नहीं देखते हैं। जो हम लोगों का, जैसे हम लोग कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन वगैरह भी दिखाते थे, जो नॉन कैश और कैश दोनों होता था हम सब दिखाते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो फंड्स रहेगा उससे रिलेटेड ही दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने लैंड खरीदा और डिवेंचर दे दिया उसके बदले, या लैंड खरीदा शेयर्स दे दिया, तो इसको हम लोग फंड फ्लो में नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ना पैसा आया ना ही पैसा गया, तो इसको नहीं दिखाते। तो वही चीज इसकी लिमिटेशन है, ठीक। आगे क्या कहता है, मिसलीडिंग, ये भ्रामक हो सकता है, मतलब इससे हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हो सकता है ये आपका कहीं और चला जाए, मतलब समझना कुछ और था और समझ कुछ और गए, तो ये हो सकता है कि भ्रामक भी हो जाए। तो इसके सारे लिमिटेशन है, ये भी आप बुक से कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। देखोगे रेशियो एनालिसिस आपको पढ़ लेनी है। रेशियो एनालिसिस होता क्या है, तो ध्यान से सुनोगे। रेशियो एनालिसिस, रेशियो मतलब क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात। जब हम दो नंबर्स को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस। जैसे आपने पढ़ रखा होगा करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जब हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा क्या आता है, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो बताया जाता है कि एसेट्स लायबिलिटीज के मुकाबले कितना ज्यादा और कितना कम है, ठीक। आपको ये पढ़ लेने हैं। तो क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हिंदी में कहा जाए तो अनुपात विश्लेषण क्या है, और इसमें आपको पढ़ना है चालू अनुपात तथा शीघ्र अनुपात में अंतर। तो समझोगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चालू अनुपात की, तो चालू अनुपात मतलब करंट रेशियो। करंट रेशियो बता दोगे कि करंट रेशियो रिलेशनशिप है किसमें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में। और क्विक रेशियो जो है वो किसमें है, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, ये दोनों में संबंध है। तो कह सकते हो हम लोग यहां पर कि चालू संपत्ति का चालू दायित्व से यहां संबंध है, और यहां क्विक एसेट्स मतलब तरल संपत्ति का आपके चालू लायबिलिटीज मतलब दायित्व से संबंध है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, रिलेशनशिप है। दूसरा क्या है,
इसमें आप लोग लिख सकते हो इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और इसमें हो जाएगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसमें एक आदर्श अनुपात मैंने बताया था 2:1। स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है वो क्या होता है 2:1 माना जाता है, और इसमें क्या माना जाता है स्टैंडर्ड 1:1 माना जाता है। तो ऐसे से आप पॉइंट्स इसमें याद कर सकते हो। समझ में आ गई? जैसे मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताया था, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो है वो ऐसा कैपिटल है जिसको हम लोग यूज कहां करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो खर्चे करते हैं उसको यूज करने के लिए। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। फिक्स कैपिटल जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लंबे समय के लिए प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं। वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नेचर कैसा है इन लोगों का, नेचर भी मैंने बताया, फिक्स कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स्ड है, और इसका क्या है, वेरिएबल है। फिक्स कैपिटल हम लोग खरीदेंगे क्या, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसको कहां यूज करेंगे, सैलरी, वेजेस, ये सब देने के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे आप डिफरेंस बिटवीन याद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आपको बताना है कि सम विच्छेद बिंदु क्या है और हाउ इट इज डिटरमाइंड, ये इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सम विच्छेद बिंदु को समझ लेते हैं। जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर हमारा विक्रय रेखा मतलब सेल्स लाइन जो है कॉस्ट को कट करे, एक दूसरे को कट करे ना, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, वो हमारा क्या कहलाता है, सम विच्छेद बिंदु मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। जैसे इस फिगर में समझिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा दो, एक टीसी दिख रहा है टोटल कॉस्ट और एक दिख रहा है टोटल रेवेन्यू। मतलब ये ऊपर वाला जो लाइन है ये टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब देखिए हिंदी में भी लिख दिया मैंने लागत रेखा, और नीचे वाला जो है वो बिक्री रेखा है। इंग्लिश में आप लोग समझ जाओगे, ये परचेज लाइन है मतलब कॉस्ट लाइन है, और ये सेल्स लाइन है। ठीक है, तो कॉस्ट यहां पर ध्यान दोगे, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैं सेल्स लाइन को बता रहा हूं। देखिए मैं जिस पे डॉट दे रहा हूं ये सेल्स लाइन है, देखोगे ये सेल्स लाइन है, मैं डॉट डॉट दे रहा हूं, ये सेल्स लाइन है। यहां पर देखोगे सेल नीचे है, किससे, कॉस्ट से, मतलब यहां कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऊपर है, सेल नीचे है, मतलब हम कॉस्ट से कम में बेच रहे हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये मेरा लॉस को बता रहा है। ठीक। अच्छा, यहां पर देखोगे धीरे धीरे सेल ऊपर चला गया, तो यहां का पोर्शन मेरे को क्या बता रहा है, प्रॉफिट को बता रहा है। तो नीचे का पोर्शन लॉस को बता रहा है और ऊपर का पोर्शन प्रॉफिट को बता रहा है, और बीच में जहां दोनों एक दूसरे को काट रही है वो मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। समझ में आगे बात। तो ये फिगर आप बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां हम लोग को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। समझ में आ गई बातें। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट याद रखोगे, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा होंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था रूम रेंट, वो लगेगा ही लगेगा, और ये है वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया। तो ये ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो सम विच्छेद बिंदु या विश्लेषण क्या कहलाता है। ठीक है, और इसके निकालने की विधियां क्या क्या है ये आपको पढ़ लेनी है। सर और क्या पढ़ना है इसमें, पढ़ लेना है आपको मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन आ सकता है, सर मैनेजमेंट क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध और उसमें प्रबंध और प्रशासन में अंतर क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। सर मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपने बीएसटी में भी पढ़ रखा होगा। दूसरों से काम करवाने की कला ही हमारी प्रबंध कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाता है कि हाउ टू मैनेज हम कैसे करेंगे। समझ में आ गया, किसी भी चीज को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो इसमें आपने बहुत चीजें पढ़ रखी है। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह होता है, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह यूज किया जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी कहा गया है। समझ गए। ये डायनेमिक होता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट जो है ये स्थिर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हमने मैनेजमेंट कर लिया तो क्या बार बार नहीं करेंगे, हाँ सर मैनेजमेंट बार बार किया जाता है, एक बार हो जाने के बाद फिर से किया जाता है। तो ये हमारा ये भी हो जाएगा, और हर जगह है इसलिए परवेसिव नेचर का होता है, क्योंकि ये हर जगह यूज किया जाता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि अकेला हम कोई काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बताता है कि हम लोगों को ग्रुप, सारे लोग मिलकर काम करेंगे, तो ग्रुप एक्टिविटीज है। तो मैनेजमेंट आपने पढ़ भी रखा है, समझ गए। तो ये आपको पढ़ लेना है। अच्छा, इसके फीचर्स और फंक्शंस अगर हैं पूछे जाएंगे तो वो याद रखोगे। फंक्शन तो आपको याद ही होगा, प्लानिंग करते हैं,
फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ये हमारा 5 फंक्शन भी है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बता रखा है कि हम लोग एक बैंक तैयार करेंगे तो पहले प्लान किया कि बैंक बनाना है, फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे फर्नीचर हमने बना लिए, सारा सेटअप तैयार कर लिया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखो ये माइंड सेटअप बना के जाओगे ना तो आपको पॉइंट्स याद आते चले जाएंगे कि मैंने प्लानिंग किया, बैंक खोलना है, फिर मैंने सेटअप तैयार किया, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। उसके बाद लोगों को बैठाना होगा तो हमने स्टाफिंग कर लिया, स्टाफ सिलेक्शन किया, स्टाफिंग आ गए। अब उसके बाद उन लोगों को डायरेक्शन देना है कि भैया काम कैसे करना है, तो मैंने डायरेक्शन दिया। अच्छा फिर भी काम अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम लोग का स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शन भी है उसका, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पढ़ क्या लेना है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्पादन रूपरेखा। क्या एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है? हाँ सर, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। अगर आप चीप क्वालिटी के गुड्स बेचते हो तो आपका बिजनेस जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो गेन कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो गेन नहीं करेगा। इसलिए आपको क्वालिटी पे बहुत अच्छे ध्यान देनी है कि वो क्वालिटीज कैसा यूज हो रहा है, तो उसी को कंट्रोल करना हमारा क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। समझ गए कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, तो कम से कम रेट पर हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाए, जिसमें हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाता है, डिजाइनिंग हो जाता है, लेबलिंग हो जाता है, ये सारा कुछ मिलकर, ठीक है ना, हम लोगों का प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल में आता है। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ना है सर, मार्केटिंग। याद रखोगे मार्केटिंग क्या है, ठीक है, और उसके नेचर एंड स्कोप। तो मार्केटिंग जो है ना वो ऐसे ध्यान से सुनोगे, मार्केटिंग और सेल दो चीजें होती है। बेचना, सेल मतलब होता है बेचना, मेरे पास जो सामान है वो हम बेच दें वो मेरा सेल है। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता, मार्केटिंग का मतलब होता है पहले ये पता लगाना कि आपको नीड्स किस चीज की है और वो चीजें बनाना और फिर उसके बाद उसको बेचना। इसको थोड़ा सा हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझोगे। मान लो सपोज दैट मेरे घर में एक आम का पेड़ है, ठीक है, मेरे घर में एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे आम आ गए। अब मैंने क्या किया, उसको तोड़ा और मार्केट में ले जाकर उसको बेच दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा सेल कहलाएगा। मेरे पास जो सामान था मैंने उसको बेच दिया, दैट इज अ सेल। समझ में आ गई बातें। अच्छा नहीं बिक रहा था तो मैंने क्या किया, इनाम रख दिया कुछ कुछ कि भाई अगर किसी को भी आम खट्टे मिले तो मैं उन्हें 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। सारे के सारे आम बिक गए। अच्छा दूसरे दिन तो मुझे पता था कि मुझे बेचना नहीं है, बस मेरे पास जो आज सामान है बेचो और खत्म करो, दैट इज अ सेल। स्टार्ट कहां से होता है, प्रोडक्ट बनाने से, और एंड कहां होता है, प्रोडक्ट बेच देने तक, सेल तक खत्म हो जाता है। ये हो गया सेल। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में हम सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, हम पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या होता है, हम जाकर पूछेंगे लोगों से, भैया आम खाते हो, आम खाते हो, अगर नहीं खाते हो तो क्यों नहीं खाते हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम आम तो खाते हैं लेकिन हम प्रॉपर वे में खा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हर मौसम नहीं मिलता। बोला ठीक। अच्छा दूसरा क्यों नहीं खाते, सर हर बार एक टेस्ट नहीं मिलता प्रॉपर वे में, कभी मीठा तो कभी खट्टा, और जब खट्टा निकलता है तो फिर खाने का मन नहीं करता। चलो वो भी ठीक। तीसरा क्या है भाई, आम, तो आम खाने से सर हाथ गंदे हो जाते हैं इसलिए आम नहीं खाते। समझ में आ गया। तो ये सारे थे। अब हमने प्लानिंग किया कि उसके लिए बनाया क्या जाए जो हर मौसम चले। तो हर मौसम आम क्या है, स्लाइस माजा। तो हमने क्या बना दिया, माजा और स्लाइस। आपको प्रॉपर वे में टेस्ट मिलेगा, हर बार टेस्ट मिलेगा, हर मौसम मिलेगा, कभी भी आम खट्टे नहीं निकलेंगे और हाथ भी गंदे नहीं होते सर, आराम से आप उसको खा सकते हो। तो ये हो गया मार्केटिंग। अच्छा हमने कब बनाया, नहीं, हमने पहले प्लान किया कि बनाना क्या, मार्केट रिसर्च किया और उसके बाद हमने माजा तैयार किया और पिलाने के बाद भी पूछा भैया माजा अच्छा तो है, खराब तो नहीं लग रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्योंकि वो सेल आफ्टर सर्विसेज, हम लोग सेल करने के बाद भी मार्केटिंग चलता है। तो याद रखोगे मार्केटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, प्रोडक्शन से नहीं, प्लानिंग करते हैं फिर प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाकर बेचते हैं, वहां भी खत्म नहीं होता, सेल आफ्टर सर्विसेज तक हम लोगों का क्या मार्केटिंग चलता है। तो वहां तक, क्योंकि हम लोगों का अगर हमने एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया तो वो और भी कंज्यूमर्स को लेकर आएगा, और अगर हमने एक कंज्यूमर को खराब कर दिया तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को हम लोगों से हटा देगा। समझ में आ गई बातें। तो ये हम लोगों का है मार्केटिंग। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग और एंड विद द सेल आफ्टर सर्विसेज। अगर आप टेलीविजन टीवी खरीदते हो मॉल से तो क्या घर में लाकर खुद टाइट करते हो, नहीं सर, उसके लिए एक बंदा आता है और घर में आकर वो टाइट करके जाता है। तो वो बंदा जो आ रहा है आपके घर में टाइट करने के लिए, ये सेल आफ्टर सर्विस, क्योंकि आपने तो खरीद लिया मॉल में,
अब खुद आप जाके सर्विसेज नहीं दे रहे हो, एक बंदा आ रहा है वो फ्री में सर्विसेज देकर जा रहा है। समझ में आ गई? डिश टीवी खराब हो गया, आप कॉल करते हो तुरंत आ जाता है, वो आकर चला जाता है। वॉशिंग मशीन आकर वो फिट करके जाता है। समझ के बात है, ये है सेल आफ्टर सर्विसेज। तो आजकल हर एक बिजनेस, तो लिखोगे अगर हिंदी वाले चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, आधुनिक युग में सारे कोई जो है वो लोग मार्केटिंग यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू द सेल। सेल के जगह पर हम लोग मतलब विक्रय के जगह पर हम लोग मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। विपणन, हिंदी में उसको विपणन कहा जाता है। और इंग्लिश वाले लिखोगे तो इन मॉडर्न एरा वी यूज मार्केटिंग एंड एवरी बिजनेस एज कंपेयर टू द सेल। हम लोग सेल के जगह पर क्या यूज कर रहे हैं? मार्केटिंग यूज कर रहे हैं एवरीवेयर। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें और क्या पढ़ लेना सर? इसके नेचर पढ़ लोगे, मार्केटिंग का नेचर क्या है और इसके स्कोप क्या क्या है। मार्केटिंग के नेचर एंड स्कोप में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्रिएशन ऑफ डिमांड, वो मांग को बढ़ाता है। मार्केटिंग मैंने बताया अभी कि लोगों से मैं पूछेंगे, अगर आप किसी के नीड्स को पूरा करते हो तो वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, डिमांड करेगा, और स्लाइस दो भैया और स्लाइस दो। तो पहला डिमांड, मांग का सृजन करता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है मार्केटिंग में तो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया तो सब काम बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग, मार्केट शेयर्स, लार्ज नंबर ऑफ शेयर मार्केट में जैसे है ना कैप्चर कर लेंगे हम। फिर क्या होगा ना, सब आम नहीं खरीदेंगे, सब बोलेगा स्लाइस दो भैया स्लाइस दो। उसमें हम लोगों का प्रॉपर वे में टेस्ट मिलता है, और आम का टेस्ट भी मिल जाता है, हर मौसम मिल जाता है, तो आम खाना छोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो मार्केट में ज्यादा शेयर वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है गुडविल। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हो, आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आपका गुडविल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझ में आ गई बातें? एंड द लास्ट वन, प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट जनरेशन, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो फिर वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। समझ गए ना? गीता में भी कहा गया है कर्म करो। इसका मतलब क्या होता है? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। नहीं भैया, काम करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, इसका ये मेन पॉइंट होता है। कहने का मतलब है, अगर आपने ईमानदारी से सारा बुक पढ़ लिया, आपने सारी चीजें कर ली, तो कहां से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन तो बुक से ही ना आएगा। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप अपना कर्म करो और छोड़ दो कि नहीं हमको तो फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। काम तो पहले करो, आप अपना सारा का सारा फोकस तो करो। आप करके जाओगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आएगा, उसी से आएगा और एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है। समझ के बाद तो ये आपको कर लेने हैं इसके मार्केटिंग के चीजों को। अच्छा, मार्केटिंग के फंक्शन में क्या है सर? फंक्शन में आप वही लिख सकते हो कि प्लानिंग करना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं हम लोगों को, डिमांड ये करना है। तो इसके फंक्शंस में भी आप लोग ये सारा चीज लिख सकते हो। जैसे एक दो पॉइंट्स और मैं बता देता हूं फंक्शंस के लिए, मार्केटिंग फंक्शंस क्या क्या है। जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग करना उसका है, फिर प्रोडक्ट को बनाया कैसा जाए, ठीक है, उसके सेल के लिए क्या क्या किया जाए। मैंने बताया अभी ना कि उसको हम लोग बनाते हैं तो पहले तो प्लानिंग कर लेते हैं, अब प्लान कर लिए तो उसको सेल कैसा किया जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। सेल प्रमोशन, याद रखोगे, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का मतलब होता है बेचने के लिए हम लोग जब चीजें करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग कैनवा लगा देते हैं, देखोगे छतरी लगाकर हम लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं। कभी कभी लिफलेट पैम्पलेट बंटवा देते हैं। अच्छा, कभी कभी ढोल बजवा देते हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, ऐसा ईद में देखोगे ढोल बजा दिया जाता है। कभी कभी गिफ्ट रखा जाता है दीपावली वगैरह में। तो ये सब सेल प्रमोशन का एग्जांपल है। बेचने के लिए हम लोग सेल प्रमोशन करते हैं, सेल को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है। अच्छा, ब्रांड, आपको ब्रांड भी पढ़ना है आगे। तो ब्रांड, अपना एक ब्रांड, अपना एक गुडविल बना लेना है, नेम फेम, समझ गए। इसके लिए भी मार्केटिंग का ये फंक्शन है, ब्रांड बनाने का। ठीक है। पैकेजिंग, ये भी आपको पढ़ना है। पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप जब खरीदते हो तो उसका पैकेट देखते हो, अगर पैकेट बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है तो आप उस सामान को खरीद लेते हो। अगर पैकेट ही अच्छा नहीं है तो फिर वो आप नहीं खरीदते, उसके लिए वो रेट पे नहीं करते हो। तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप देखोगे लेज में पैकेजिंग देखो, कुरकुरे में पैकेजिंग देखो, उसका पैकेट उससे महंगा, मतलब उसका पैकेटिंग में वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, ये सारा चीज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, परचेज रॉ मटेरियल हम कहां से परचेज करेंगे, कैसे हम लोग को गुड्स बनाना है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, आगे क्या कहता है, और प्राइस, प्राइसिंग, इसका एक और फंक्शन है, प्राइस डिटर्मिनेशन करना, कि किसी भी गुड्स का प्राइस कितना रखा जाए। अच्छा, प्राइस कितना रखा जाए, सस्ता रखा जाए या महंगा रखा जाए, आप लोग बताओ तो। मार्केटिंग कहता है कि प्राइस, किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होना चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे एज यूजुअल सर सस्ता होना चाहिए। कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लाओगे तो सस्ता ही ना रखोगे, नहीं। मार्केटिंग कहता है नहीं, अगर आप आवश्यकता से अधिक सस्ता रख दोगे ना तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। आप ज्यादा सस्ता मत रखो। अगर गुड्स का वैल्यू आप ज्यादा सस्ता रख दोगे तो आपको लगेगा अरे 10 रुपए में ये सामान, नहीं चीप क्वालिटी का होगा, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। समझ गए ना, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो। 10 रुपए में आपको नहीं मिल पाएंगे KFC के चिकन,
समझ गया ना, वो फिर आपको लगेगा कि लोकल ही होगा, कितना भी अच्छा क्वालिटी बना लो तो आपको एक स्टैंडर्ड प्राइस भी रखना पड़ेगा, ये बातें याद रखोगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा प्राइस रखोगे तो फिर कंज्यूमर क्या है, शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे जगह पर। अच्छा, और क्या सर इसका है, विपणन के कार्य मतलब फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, क्या करना है हम लोगों को, स्टोरेज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, गोडाउन्स, ये सारी चीजें, ये भी इसके कार्य में आता है। ठीक है, हम लोग लाने जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, बाय एयर, बाय लैंड, बाय वाटर, तो ये सारी चीजें भी इसकी फंक्शंस में आती है। तो ये सारा कुछ आप लोग मिला जुला के लिख सकते हो, इतने सारी चीजें मैंने बता दी इसके फंक्शंस के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ लेना सर, तो मैंने नेक्स्ट बताया था ही सेल प्रमोशन, अभी जो मैंने बताया कैनवा लगाना वगैरह वगैरह, सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सेल प्रमोशन है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में और क्या सकता है, ब्रांड सर, गुड ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक नेम होता है, याद रखोगे, नेम, ठीक ना, और लोगो, डिजाइन, जिसको हम देखकर ही समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे है। ठीक है, जैसे एक दो बताता हूं मैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कार के शौकीन होंगे तो कार में आपने देखा होगा 4 चूड़ियां, ये ऑडी का एग्जांपल है, ऑडी एक कार है, ठीक है ना, या आईफोन में देखा होगा कटा हुआ एप्पल, ये ब्रांड बताता है सबसे अलग क्या है, इसको कहते हैं ब्रांड। और जब ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, याद रखोगे, ट्रेडमार्क। जब ब्रांड को रजिस्टर, उसी लोगों को जब रजिस्टर करवा लिया जाता है कि कोई दूसरा यूज ना करे, तो उसको हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये ध्यान से रखोगे, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है और गुड ब्रांड क्या होना चाहिए, तो गुड ब्रांड इजी टू प्रोनाउंस, आपका प्रोनाउंसिएशन इजी होना चाहिए, पहला, प्रोडक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट से मिलता जुलता मतलब सर जैसे स्लीप वेल, स्लीप वेल सुनने में आ रहा, स्लीप वेल, अच्छा वो क्या बनाती है, वो तो क्या सोने के लिए गद्दे बनाती है, समझ रहे हो ना, स्लीप वेल, तो ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इजी टू प्रोनाउंस हो गया, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। अच्छा, अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में ही एक अट्रैक्शन आए कि अच्छा ये तो देखने में लग रहा है बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें आपकी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये गुड ब्रांड के एग्जाम्पल्स हैं। सर आगे क्या पढ़ ले, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेना है मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स पढ़ लोगे, सेल प्रमोशन तो मैंने बता ही दिया, वो पढ़ लोगे। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ ही रखा है, ये सारा चीज कर लोगे। सोर्सेज, फंक्शन ऑफ आईडीबीआई, आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक क्या फंक्शंस होते हैं वो सारा आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ सकते हो, उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे का मैनेजमेंट, पैसे कहां कहां से आते हैं, सोर्सेस क्या हैं आने के, तो फिनेंशियल पैसे कहां से लाए जाएं, ये इसका मैनेज करना ही फिनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट देख सकते हो इसमें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लोगे, एक एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए उसको क्या करना चाहिए, तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, हाँ सर। अच्छा, चीप क्वालिटी नहीं बनाने चाहिए और रीजनेबल प्राइस पर देना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, हाँ सर। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग समझते हो ना, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं वही करना चाहिए। तो आपको इसमें एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग भी थोड़ा सा देख लोगे, पर्सनल सेलिंग मैंने बताया भी था, पर्सनली जाकर बेचना, और एडवर्टीजमेंट भी, तो उसको भी ध्यान में रख लेना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये बहुत अच्छे से आप लोग देख लोगे। एक एंटरप्रेन्योर्स जानते ही हो, साहसी होता है, जो रिस्क लेता है, आगे नया नया इन्वेंशन करता है, न्यू क्रिएशन करता है, उसको क्या करना चाहिए सोसाइटीज के लिए। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये आपको पढ़ लेना है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सर ये प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है क्या, तो याद रखोगे, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कभी कभी कंपनी फर्म पूरी की पूरी प्रॉफिट बांट नहीं देती है, कद्दू सारे कटेंगे सब में बटेंगे ऐसा नहीं होता, वो कुछ हिस्सा रख लेती है। ठीक है, ताकि वो बाद में फिर किसी प्लांट में, मशीनरी में या किसी और फील्ड में, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। तो कभी कभी प्रॉफिट्स वो एक बार में पूरी नहीं बांटती और कुछ पैसे रख लेती है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो रख लिया जाता है बाकी आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। लाभों का पुनः निवेश करना, हिंदी में लाभों का पुनः निवेश मतलब
मतलब फिर से हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, ये प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। अच्छा, इसको इसलिए भी रखा जाता है कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता जाए, क्योंकि एक कंपनी जो आपको कभी प्रॉफिट दे रही है, कभी नहीं दे रही है, कभी दे रही है, कभी नहीं दे रही है, उससे बढ़िया है कि थोड़ा 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 प्रॉफिट हर बार दे। तो ऐसा कैसे होगा सर? जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम सारे नहीं बांटेंगे, हम कुछ बांटेंगे और कुछ रिजर्व में रख लेंगे। अच्छा, दोबारा जब लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर फिर थोड़ा सा दे देंगे। समझ गए ना? तो आपको हर बार मिल रहा है किसी कंपनी से, वो कंपनी अच्छी है, या कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, वो कंपनी अच्छी है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग वो कंपनी अच्छी नहीं है, इसलिए भी प्लगिंग बैक किया जाता है। तो याद रखोगे कि पैसे का प्रॉफिट का हिस्सा रख लेना बाद में निवेश करने के लिए। तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने पढ़ लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको कुछ छूट गया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके पढ़ लें, आपके पास पूरा का पूरा एक दिन बचा हुआ है, और ये अच्छे से पूरे करने के बाद आप एग्जाम में जाओगे और मेन पॉइंट्स लिख कर आओगे। मैंने हर एक क्वेश्चन में मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स बता दिया है, उसको अपने ओन वर्ड्स में आप डील कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। और आप फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव के वीडियोस जो हैं वो और सब्जेक्टिव का जो ये वीडियो है पार्ट 2, ये दोनों फिर से एक बार देख लोगे ताकि आपके माइंड में रिवाइंड हो जाए और वहां अच्छा कर के आओ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।